नमः। अस्माकं ये 2-3 मिनट आनंद नमः। नमो नमः। नमस्ते। आनंद महोदय, वयं प्रारम्भं प्रार्थना कृत्वा शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नमः। प्रणमामि आनंद जी मिश्र महोदय। आज हमारे वक्ता कल जिसने हमें ज्ञान प्रदान किया था वही आनंद जी मिश्रा महोदय। आज का महोदय का विषय है विज्ञान एवं मनोविज्ञान के संदर्भ में संस्कार। तो मैं अभी आनंद महोदय को नम्र निवेदन करती हूँ तो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। महोदय, आनंद मिश्र महोदय। धन्यवाद। नमस्कार। कल के हमारे व्याख्यान में हमने संस्कारों के ऊपर पश्चिम के विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोणों को जाना। मुख्यतः हमने फंक्शनलिस्ट वर्ग की साइकोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल थियरीज को समझा। हमने मानविकी या एंथ्रोपोलॉजिकल एवं रिलीजियस स्टडीज के दृष्टिकोणों को देखा। हमने फॉर्मलिस्ट विचारधाराओं से अपने आप को अवगत कराया, जिनमें संस्कारों की उपादेयता या धार्मिकता की बजाय उनके क्रियान्वयन या परफॉर्मेंस पर जोर है, या मीमांसा के शब्दों में उनकी इति कर्तव्यता पर प्रकर्ष है। इन विभिन्न पक्षों के परिचय से हमने यह भी समझा कि संस्कार की कोई एक निश्चित परिभाषा असंभव है और संस्कारों को अनेक दृष्टिकोणों से समझने की आवश्यकता है। हमने संस्कार की रूढ़ता या स्टैटिक पक्ष को छोड़कर उनकी गतिशीलता या परिवर्तनशीलता या डायनामिक्स के पक्ष पर प्रकाश देने वाले विद्वानों के विचार भी सुने। संस्कारों के ऊपर सामान्य दृष्टिकोणों और जनरल थियरीज के कल के प्रारंभिक परिचय के परिप्रेक्ष्य में आज हम विशेष रूप से भारतीय संस्कारों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे।
जब हम भारतीय संस्कारों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम भारत ही इतना विशाल है और भारतीय संस्कृति तो और भी विशाल है। स्पष्ट है कि हम समग्र भारतीय संस्कारों को विचार के एक झोले में नहीं डाल सकते हैं। हमने कल इस तथ्य का उल्लेख किया ही है कि बहुत से शोध अब वैदिक और ब्राह्मणों के वर्चस्व वाले संस्कारों से इतर लिटिल ट्रेडिशन के रीति रिवाजों पर हो रहे हैं। अतः भारतीय संस्कारों से यहाँ हमारा तात्पर्य मुख्यतः वैदिक ब्राह्मण परंपरा के संस्कारों से है और विशेषकर षोडश संस्कार जिनके ऊपर यह सत्र चल रहा है। निस्संदेह वैदिक संस्कार ही भारतीय संस्कार नहीं है, परंतु यह भी भारतीय तो हैं ही। भारतीय वैदिक संस्कारों की एक यह विशेषता है कि एक तरफ तो उनका उद्गम या स्रोत अति प्राचीन है और दूसरी तरफ वह आज भी संपादित किए जा रहे हैं। यह एक विशेष बात है। विश्व के कई प्राचीन सांस्कृतिक कर्मकांड या संस्कार अब के समय में संपादित नहीं होते हैं, हालांकि उनके ऊपर प्राचीन ग्रंथ या अन्य ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सामग्री मिलती है। उदाहरण के तौर पर यहूदी धर्मावलंबियों के प्राचीनतम संस्कार जिनका उल्लेख ईसा पूर्व सहस्राब्द के समय से हिब्रू बाइबल से प्रारंभ कर बेबीलोनियन तालमुड जो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक लिखी गई उसमें मिलते हैं। हालांकि ईस्वी सन 70 के बाद जेरूसलम टेम्पल के ध्वस्त होने के पश्चात उनका अनुष्ठान समाप्त हो गया। अतः उनकी परंपरा में इन संस्कारों के ग्रंथ, उन पर अनेक विध जिज्ञासा एवं विचार सब उपलब्ध है, लेकिन करीब 2000 वर्षों से उनका अनुष्ठान नहीं हो रहा है या नहीं हो सकता है। भारतीय वैदिक ब्राह्मण परंपरा में ऐसा नहीं है। यहाँ वेदोक्त प्राचीन संस्कारों का आज तक और आज भी संपादन हो रहा है। दूसरी तरफ यदि देखें तो विश्व में विशेषकर आदिवासी समाज के अति प्राचीन रीति रिवाज भी मिलते ही हैं। मानविकी या एंथ्रोपोलॉजी हमें इनके बारे में बताती है। यह रीति रिवाज या संस्कार अति प्राचीन होते हुए भी पुराने ग्रंथ या साहित्य से हीन हैं। उनके ऊपर ग्रंथ या साहित्य नहीं मिलते। मेरे विचार में पूरे विश्व में वैदिक ब्राह्मण परंपरा के संस्कार एकमात्र विशिष्ट उदाहरण हैं जहां एक अति प्राचीन साहित्य और साथ ही साथ उस अति प्राचीन साहित्य में वर्णित संस्कारों का सतत अनुष्ठान अर्वाचीन समय में भी उपलब्ध होता है। यह कैसे संभव हो सका? इस प्रश्न पर या जिज्ञासा पर विचार करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार इस सातत्य को बनाए रखने के लिए भी इस सातत्य का स्वरूप समझना आवश्यक है और सातत्य के इस स्वरूप को समझने के लिए वैदिक ब्राह्मण परंपरा का मुख्य पक्ष
जो कि वैदिक संस्कारों या रिचुअल का है, उसे भी समझना जरूरी है। आज के हमारे व्याख्यान की एक दिशा यह भी हो सकती है कि हम वैदिक संस्कारों या षोडश संस्कारों के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी, आरोग्यकारी, धार्मिक या आध्यात्मिक और यदि आप चाहें तो वैज्ञानिक पक्ष पर चर्चा करें और एक के बाद एक इन संस्कारों को इन सभी पक्षों में उपयोगी सिद्ध करने का कार्य करें। मेरे विचार में यह कार्य और इस प्रकार की चर्चा भी आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि हम इस तथ्य को ध्यान रखें या समझें कि इस प्रकार की चर्चा के मूल में पिछले 200 वर्षों में प्रायः पाश्चात्य देशों में विकसित और फिर संपूर्ण विश्व में प्रसारित एवं प्रचारित वह चिंतन धाराएं हैं जिनका संक्षिप्त परिचय हमने कल के व्याख्यान में आपके सामने रखा है। संस्कारों की या भारतीय संस्कृति के किसी भी पक्ष की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या वैज्ञानिक महत्व की समीक्षा करते समय यह भी स्पष्ट करना होगा कि हमारे अंदर यह प्रश्न किन विचारों, लेखों, ग्रंथों को पढ़कर उठ रहे हैं या फिर उन्हें बिना पढ़े ही उठ रहे हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि मेरा उद्देश्य यह कहने का नहीं है कि हम ऐसे प्रश्न न उठाएं या इस प्रकार की जिज्ञासा न करें। यह मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इन जिज्ञासाओं को उठाते समय उनके स्रोत या उद्गम को भी ध्यान में रखें, उसकी भी जानकारी रखें। मेरे विचार में यदि हम इस तरफ थोड़ा प्रयास करते हैं तो कम से कम इन नई विचारधाराओं को किसी न किसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में ढूंढने या दिखाने के अनावश्यक श्रम से बच जाएंगे। मेरा इस प्रकार का कथन किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति नहीं है, अपितु इसलिए है कि मेरे विचार में वैदिक ब्राह्मण परंपरा का मुख्य योगदान नवीनीकरण के एक विशेष प्रकार की व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करने में है। मेरे विचार में वैदिक ब्राह्मण परंपरा का मुख्य योगदान नवीनीकरण के एक विशेष प्रकार को व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठित करने में है। वैदिक ब्राह्मण परंपरा का चिंतन प्राचीन या पुराने को सहज एवं सतत प्रक्रिया द्वारा सर्वदा समकालिक और सार्थक बनाने का महान प्रयास है। वैदिक ब्राह्मण परंपरा का चिंतन प्राचीन या पुराने को सहज एवं सतत प्रक्रिया द्वारा सर्वदा समकालिक और सार्थक बनाने का महान प्रयास है। जब प्राचीन निरंतर अर्वाचीन बन जाए तो फिर नए को पुराना कहने का श्रम ही नहीं करना पड़ेगा। संक्षेप में इन्हीं कारणों के चलते मेरी मति नवीन विचारों अथवा आविष्कारों को प्राचीन ग्रंथों में बताने या दिखाने में नहीं बैठती है।
कल के व्याख्यान में हमने परस्पर विरोधी दो बातें कही थी। एक तरफ तो यह कहा था कि संस्कार सुप्रतिष्ठित एवं चिरंतन होते हैं, नए संस्कार एकदम से बनाए नहीं जा सकते हैं और न ही एकदम से बिगाड़े ही जा सकते हैं। और दूसरी तरफ यह भी कहा था कि संस्कार निरंतर परिवर्तनशील हैं, उनमें एक डायनामिक्स या गतिशीलता है। यह परस्पर विरोधी बातें कैसे संभव हैं? मेरे विचार में वैदिक ब्राह्मण चिंतन का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इन विचारकों ने हमें वह प्रक्रिया बताई, हमें वह तरीके बताए या वह गुर सिखाए जिससे यह विरोधाभास एक सहज एवं नैसर्गिक प्रकार से हमारे जीवन में व्यवहृत हो सके। वह प्रकार क्या है? हमें इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। वह प्रकार क्या है? यहां ये तीन मुख्य चरण कहे जा सकते हैं। पहला, एक व्यवस्था का निर्माण, अंग्रेजी में कहें तो सिस्टम बिल्डिंग। इस व्यवस्था या सिस्टम का विशेष स्वरूप जिसमें एक ओर तो बदलाव या परिवर्तन या नवीनीकरण संभव हो सके और दूसरी तरफ ठहराव या स्टेटस को भी बना रहे। एक पैर स्थिर और दूसरा ऊपर उठे तभी एक कदम बनता है, कुछ उसी प्रकार। तीसरा, इस विशेष व्यवस्था या सिस्टम की सुप्रतिष्ठा, उसे सुप्रतिष्ठित करना। सर्वप्रथम व्यवस्था का निर्माण या सिस्टम बिल्डिंग वैदिक ब्राह्मणों के ग्रंथों के अवलोकन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इन आचार्यों की दृष्टि एक व्यवस्थापक की दृष्टि है, मैनेजर की नहीं, लेकिन सिस्टम बिल्डर्स की। एक सिस्टमेटिक थिंकिंग संपूर्ण वैदिक वांग्मय की आधारभूत है। यह सिस्टमेटिक थिंकिंग किस प्रकार की है? सर्वप्रथम, किसी भी पदार्थ का विभाजन या एनालिसिस, उदाहरण स्वरूप संहिता पाठ से पद पाठ की प्रक्रिया, जहां एक समग्र या संपूर्ण को उसके घटक पदों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। दूसरा, इन विभक्त घटकों को उनका वर्गीकरण, उनके विभिन्न वर्ग बनाना, उन्हें उन वर्गों में बांटना और इसी प्रक्रिया में इन विभक्त घटकों को किसी अर्थ या प्रयोजन या तात्पर्य से जोड़ना। तीसरा, इन विभक्त, वर्गीकृत एवं अर्थ अथवा प्रयोजन से संबंधित घटकों को एक दूसरे से संबद्ध करना, उनके संबंधों को नियमबद्ध करना। सिस्टम बिल्डिंग की इस प्रक्रिया को समझने का सबसे उपयुक्त उदाहरण संस्कृत का व्याकरण शास्त्र है। भाषा के व्याकरण के उदाहरण को समझ लेने पर सिस्टम बिल्डिंग की प्रक्रिया समझना आसान हो जाएगी। भाषा का व्यवहार विचारों के आदान प्रदान करने में है। यह व्यवहार व्याकरण के बिना भी होता ही है। भाषा का व्याकरण एक विशेष प्रकार है
भाषा के स्ट्रक्चर के उपनिबंधन का। एक उद्योग है सिस्टम बिल्डिंग का। यह निम्न प्रकार से होता है। प्रथमतः भाषा या भाषा के वाक्यों का विभाजन या व्याकरण, उनका विभाजन। वाक्य में पद हैं, पद में भी प्रकृति है, प्रत्यय है, उपसर्ग है इत्यादि। अन्य शब्दों में भाषा के भवन की ईंटों का संकलन। इस भवन में कितने प्रकार की ईंटें हैं, उनका आकार प्रकार, उनका वर्ण स्वरूप, यह सब कैसा है, यह है दूसरा चरण। यह घटक प्रातिपदिक है, यह धातु है, यह प्रत्यय है, यह विभक्ति है इत्यादि। इस प्रकार वाक्यों के घटकों का वर्गीकरण और साथ ही साथ इन घटकों का अर्थ से संबंध। यथा यदि सत्ता की विवक्षा हो तब भू धातु से, सत्ता की विवक्षा का भू धातु से संबंध। वर्तमान की विवक्षा का लट प्रत्यय से संबंध इत्यादि। व्याकरण की प्रक्रिया का तीसरा चरण है इन वर्गीकृत घटकों का एक दूसरे से संबंध। कौन सी ईंटें किन ईंटों के साथ जोड़ी जाएंगी। इस प्रकार वाक्यों का विभाजन कर उनके घटकों को पहचानना, उसका उपदेश, उन घटकों को विभिन्न वर्गों में बांटना, उन्हें अर्थ से जोड़ना और फिर उन्हें एक दूसरे से संबद्ध करना और इस संबंध स्थापन की प्रक्रिया को भी नियमबद्ध प्रकार से संपादित करना। यह प्रक्रिया जो विशेषकर व्याकरण के विद्यार्थी सहज रूप से समझ सकते हैं, सिस्टम बिल्डिंग की प्रक्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि इस सारी सिस्टम बिल्डिंग की प्रक्रिया से क्या लाभ है। यह केवल बौद्धिक विलास मात्र है क्या, या इसका कुछ विशेष प्रयोजन है, कुछ विशेष लाभ है। मेरे विचार में एक सिस्टम या व्यवस्था को सुप्रतिष्ठित करने का सर्वोत्कृष्ट लाभ या परिणाम यह है कि इसके द्वारा प्राचीन का नवीन से संबंध स्थापित करना सहज एवं सरल हो जाता है। इसके द्वारा परिवर्तन इस प्रकार होता है कि वह बदलाव न महसूस हो। एक तरफ पुराना, प्राचीन, प्रतिष्ठित छूटे भी नहीं और दूसरी तरफ नया, नवीन भी ग्रहण हो सके। किसी वस्तु, विचार या स्थिति को प्राचीन या नवीन दृष्टि से देखने की बजाय सनातन, सतत दृष्टि से देखने की कला इस सिस्टम बिल्डिंग से ही संभव होती है। संस्कृत व्याकरण के आचार्य वार्तिककार कात्यायन इस तथ्य को रक्षा एवं ऊह इन दोनों प्रयोजनों के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। शिष्ट प्रयोग की रक्षा के साथ ही साथ ऊह की प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण या परिवर्तन की प्रक्रिया भी व्याकरण का उद्देश्य है। यह परिवर्तन इस प्रकार हो कि वह मूलानुसारी रहे। यह महत्वपूर्ण कार्य व्याकरण या सिस्टम का
है। व्यवस्था या सिस्टम की यही एक सबसे महत्वपूर्ण उपादेयता है। સાંભળવું છે આમાં ચાલુ છે भाषा के व्याकरण के प्रति हम अपनी दृष्टि 6:30 जब एक बार इस प्रकार से स्पष्ट कर लें, तब फिर संस्कारों के प्रति हमारी दृष्टि भी कुछ और स्पष्ट होएगी। मेरे विचार में जो संबंध કદાચ ક્યારેક બહાર હોય ને, व्याकरण का તારે સમજી भाषा જવાનું. के प्रति है, 5:30 6:30 दररोज वही संबंध 6 દિવસ હોય જ, संस्कारों કરી જ का દેવાનું. હોય ને? मनुष्य के अन्य साधारण व्यवहारों के प्रति है। હમ? હા એ રહી ગયા હતા ને એટલે. एक प्रकार से देखें तो संस्कार हमारे जीवन का व्याकरण है। મંથ સુધી જ છે બેટા, वह सिस्टम है બહુ અગત્યના जिसके आधार पर કલ્પદ્રુમમાં मानव support जीवन કરતા. के क्रियाकलाप આવા બધા બહુ नियंत्रित બુદ્ધિશાળી होते માણસો. हैं, नियमित ગમે એટલા होते हैं। રૂપિયા આપે ને તોય ન મળે બેટા, એટલું દુર્લભ છે. यहाँ एक पक्ष पर विचार करना आवश्यक है। પૂજા કરજો બેટા દરરોજ. सिस्टम या संस्कारों द्वारा खड़ा किया गया सिस्टम, इससे तात्पर्य किसी स्टैटिक या फिक्स्ड रूढ़ से नहीं है जिसका पालन करना ही एकमात्र ध्येय हो। यद्यपि स्थान विशेष में, काल विशेष में, व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नियमबद्ध रहना आवश्यक और सही है, किंतु संस्कारों द्वारा खड़ा किया गया सिस्टम इन नियमों को नियंत्रित एवं नियोजित करने की व्यवस्था है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऋत एवं धर्म के जो कॉन्सेप्ट हैं वह इसी विचार को द्योतित करते हैं। नियमों का पालन हो यह एक बात है, किंतु नियमों का नियमन कैसे हो यह सर्वथा दूसरी बात है। ऋत या धर्म नियमों के नियमन की व्यवस्था है और संस्कार उस व्यवस्था के डिटेल्स हैं। संस्कारों के प्रति इस प्रकार की दृष्टि को स्पष्ट एवं दृढ़ करने के लिए इस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाना आवश्यक है। भाषा के व्याकरण के उदाहरण पर हम एक बार फिर लौटते हैं। व्याकरण भाषा को केवल नियमबद्ध कर शिष्ट प्रयोग की रक्षा मात्र ही नहीं करता है और ऊह की प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन या नवीनीकरण का मार्ग ही नहीं खोलता है, अपितु एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि हमें वाक्यों की अर्थवत्ता से भी अवगत कराता है। कितने ही शब्द संस्कृत भाषा में हैं जिनका अर्थ तभी द्योतित हो पाता है जब व्याकरण का द्वार खुला हो। भाषा में प्रयोग में आने वाले सभी शब्द अर्थवान होते हैं। शब्दों का उनके अर्थों से संबंध भी सिद्ध है, किंतु इन अर्थों की अर्थवत्ता व्याकरण के अभ्यास से द्योतित हो पाती है। जानना एक बात है और इस प्रकार से जानना दूसरी बात, या एवं वेद, इस प्रकार से जानना। अर्थवान शब्दों की अर्थवत्ता स्फुट करने का प्रकार व्याकरण का अभ्यास है। ठीक उसी प्रकार अर्थवान जीवन की अर्थवत्ता स्फुट करने का प्रकार संस्कारों का अनुष्ठान है। जिस प्रकार अर्थवान शब्दों की
अर्थवत्ता આપણે स्फुट करने का હે प्रकार व्याकरण का अभ्यास है, કોનો ठीक उसी प्रकार કોકનો આવ્યો હતો પણ अर्थवान મમ્મીના जीवन की ફોનમાં अर्थवत्ता તો મમ્મી स्फुट ફોનમાં करने મોકલી का દે प्रकार संस्कारों का अनुष्ठान રેકોર્ડ है। થાય પછી કરી દેજે એટલે ફોન કરીને પાછું આ મિનિમાઇઝ મેક્સિમાઇઝ કરી દેજે वार्तिककार का तीसरा उद्देश्य व्याकरणाभ्यास के लिए आगम है, जो मेरे विचार से इस पक्ष को इंगित कर रहा है। संस्कार हमारे जीवन की अर्थवत्ता को प्रकाशित करते हैं और इस प्रकार जीवन को जीवन योग्य बनाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पशु हो या मनुष्य हो, हम सभी इच्छाओं के भंडार हैं। मोहम्मद इकबाल के शब्दों में, कोई दिल ऐसा नजर न आया न जिसमें ख्वाबीदा हो तमन्ना, इलाही तेरा जहान क्या है, निगार खाना है आरजू का। तो चाहे मनुष्य हो या पशु हो, सभी इच्छाओं के भंडार हैं और इच्छा पूर्ति एक सबसे प्रमुख इच्छा है, या यो कहें जीवन का एक मुख्य આમાં રેકોર્ડ स्तंभ થાય है। આમાં નથી થતું લે 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 પાછું મેક્સિમાઇઝ કરી દેજે સ્ક્રીન इच्छाओं की पूर्ति या अपूर्ति हमें सुख या दुख देती है, लेकिन इच्छाओं को इच्छा योग्य बनाने का महत्वपूर्ण कार्य संस्कार करते हैं। વન ટ્રાક ને દરવાજો डिजायर्स को डिजायरेबल बनाने का महान कार्य संस्कारों का है। उदाहरण के लिए, यौन सुख प्राणी मात्र की इच्छा है। इसकी पूर्ति या अपूर्ति से हमें सुख दुख राग द्वेष होते ही हैं। मनुष्यों और पशुओं को भी ऐसा होता है। यौन सुख की नैसर्गिक इच्छा को विवाह संस्कार इच्छा योग्य बना देता है। विवाह संस्कार के बिना भी यौन सुख प्राप्त हो सकता है, किंतु वह अयोग्य ही रहता है। योग्यता की तरफ यह कदम ही प्रकृति से संस्कृति की तरफ कदम उठाना है। और संस्कार, विशेषकर षोडश संस्कार, प्राकृतिक जीवन को योग्यता प्रदान करते हैं, उसे जीवन योग्य बनाते हैं, संस्कृत करते हैं। इन सब बातों के साथ ही एक पक्ष और है। जिस प्रकार व्याकरण भाषा की परिपाटी के रूप में स्थापित होता है, जब हमें यह संदेह हो कि क्या साधु है क्या असाधु है, तब व्याकरण की सहायता से हम साधु असाधु संदेह का निराकरण कर लेते हैं। उसी प्रकार संस्कार, और यहां दैनिक शौचाचार से लेकर श्रौत याग पर्यंत देशाचार, लोकाचार, रीति रिवाज इत्यादि भी सभी जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते ही हैं। संस्कार, और यहां समग्र रूप से सभी संस्कार, जीवन के फिसलन भरे मार्ग की वह पगडंडी हैं जिस पर चलते हुए मनुष्य बिना लुढ़के जीवन यात्रा कर सकता है। संस्कारों पर हमारी आज की चर्चा कल के हमारे व्याख्यान में उपस्थापित प्रायः पश्चिमी विद्वानों द्वारा पिछले करीब 200 वर्षों में रखे गए विचारों के घटाटोप से आच्छादित न होकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों के मेरे अध्ययन के क्रम में
बनी मेरी दृष्टि पर आधारित है। संस्कारों में या प्राचीन भारतीय शास्त्रों का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक या वैज्ञानिक, हमारी आज की लोक भाषा में प्रचलित अर्थ में वैज्ञानिक महत्व खोजना या बताना हमारी आज की चर्चा का ध्येय नहीं था। जैसा हमने पहले भी कहा कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक महत्व को देखना भी शायद आवश्यक हो, किंतु वैज्ञानिक महत्व को बताने से पहले इस महत्व बताने की विचार प्रणाली और विचारधारा पर चर्चा करना भी आवश्यक है। पश्चिमी विचार प्रणाली के आधार पर नए आविष्कारों को पुराना भारतीय ज्ञान कह देने या मान लेने की प्रक्रिया नए को पुराना कहने की इच्छा है। पुराने की सतत नवीनीकरण की प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार में प्राचीन भारतीय चिंतन के अरण्य की स्वस्थ एवं शुद्ध वायु जब पश्चिमी एवं अर्वाचीन विचारधाराओं के कंक्रीट से नष्ट और दुर्लभ होती जा रही है, तब आज हम इस प्राचीन अरण्य को बचाने और बढ़ाने की बजाय पश्चिमी विचारों से बने सांस्कृतिक और वैचारिक एयर कंडीशनर्स लगा रहे हैं। आज मेरा ध्येय आपको प्राचीन भारत की सांस्कृतिक या वैचारिक हवा देने वाला पश्चिमी तकनीकी से बना एयर कंडीशनर प्रदान करने का नहीं है। चर्चा समाप्त करने से पहले एक बात और रखनी आवश्यक है। आज का हमारा व्याख्यान संस्कारों पर होते हुए भी व्याकरण शास्त्र के विचारों पर आधारित रहा। इसका कारण यह नहीं है कि हम व्याकरण एवं संस्कारों को किसी प्रकार तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहते हैं और उन्हें कंपेयर कर पैरेलल्स दिखाना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि मेरे विचार में जो विचारधारा, जो विचार प्रणाली व्याकरण शास्त्र की है, वही संस्कारों के मूल में भी है, वही वेदांग के अन्य शास्त्रों के मूल में है। वेदांग इसलिए ही नहीं इकट्ठे हैं कि वह वेद के विभिन्न अंग हैं, अपितु मुख्यतया इसलिए कि वह एक विचारधारा के अनुगामी एवं प्रतिपादक हैं। हालांकि इस विषय पर विस्तृत शोध एवं चर्चा की आवश्यकता है। साथ ही आज की चर्चा का उद्देश्य मूल एवं परंपरा के हमारे दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालना भी रहा। मूल एवं मूलानुसारी क्या है एवं परंपरा क्या है, इस पर विचार करना हमारा ध्येय रहा। और अंत में शब्दशः अब हमारे कलम की स्याही खत्म हो गई लिखते लिखते, तो अंत में अब समाप्त करते हैं। और सर्वप्रथम गुरुवर माननीय कुलपति प्रोफेसर गोपबंधु जी को प्रणाम एवं उनके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचार्य गुरुवर प्रोफेसर देवेंद्र नाथ पांडेय जी को, परम आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र पंड्या जी को भी मेरा प्रणाम, एवं श्रीमान डॉक्टर पंकज रावल जी को, जो इस कार्यक्रम के संयोजन एवं संचालन के लिए इनको धन्यवाद। और जो भगिनी यहाँ पे हैं
जो संचालन कर रही हैं उन्हें भी धन्यवाद एवं हार्दिक साधुवाद। नमस्ते। तत्र भवतां परमश्रद्धेयानां आनंद मिश्र महोदयानां अस्माभिः कार्तज्ञं विनिवेद्यते। यतो हि व्याकरणशास्त्रमादाय संस्काराणां परिचयः कारितः। विशेष रूप से हम आनंद मिश्र जी के अनुग्रहित है कि आपके ये चिंतनशील और मननशील दोनों व्याख्यान से, जिसमें विशेषकर आज का इसी व्याख्यान व्याकरण शास्त्र को साथ में जोड़कर आपने संस्कारों की चर्चा की। हालांकि शब्द का संस्कार करना ही व्याकरण का विषय है। शब्दों का संस्कार होता है व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण शास्त्र वो हमारी वाणी को शुद्ध करता है और इसीलिए भगवान वेदनारायण का मुख व्याकरण शास्त्र को कहा गया है। आज के आपके इस व्याख्यान के आधार पर आपने अत्यंत महत्वपूर्ण अपने विचार संदर्भ ग्रंथ के साथ और अपनी सुमधुर धारावाही शैली से प्रस्तुत किए, जिस हेतु हम सदैव आपके आभारी रहेंगे और विश्वविद्यालय से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पुनः एक बार मैं समग्र विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद विज्ञापित करता हूं। और संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव, इस विषय पर भविष्य में भी हमें आपके पास आना और मार्गदर्शन प्राप्त करना परमात्मा अवसर दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए सब शोधार्थियों को, इस अभ्यासक्रम में जुड़े हुए सब लोगों को भी साधुवाद धन्यवाद देते हुए आज के इस सत्र को पुनः एक बार आनंद मिश्र जी को प्रणाम करते हुए हम समाप्त करते हैं पूर्णता मंत्र के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु सोमनाथः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।